नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज़ देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं हमारी भिवानी के वार्ड नंबर 25 के नगर पार्षद और विकास का एक पर्याय बन चुके श्री नरेंद्र सराफ जी के निवास स्थान पर। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस संकट काल में मुझे समय दिया और अपना इंटरव्यू लेने के बारे में मुझे इजाज़त दी। अमन जी, आप इस संकट की घड़ी में जो पूरे भिवानी वासियों का ध्यान रख रहे हैं और जो चैनल के माध्यम से कोरोना बीमारी के बारे में पूरे भिवानी वासियों को जागरूक कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और इससे पहले भी आपने काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं और जो भी इंटरव्यू देने वाला है अपने अपने दिमाग के हिसाब से उन्होंने सभी ने अपने सुझाव दिए हैं और वो भी पब्लिक को उससे फ़ायदा होता है। तो आप आज मेरे निवास स्थान पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भिवानी वासियों का और मेरे वार्ड नंबर 25 के सभी मेरे जो साथी हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं इस कोरोना महामारी से, कोविड-19 से सभी लोग जो गाइडलाइन दी हैं, सोशल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग और बार बार में जो हाथ धोने का साबुन से और सैनिटाइज़र का प्रयोग, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और मैं भगवान और जो परमात्मा है उनसे भी प्रार्थना करता हूँ मेरे भिवानी वासियों को, यूँ तो पूरे देशवासियों को स्वस्थ रखे, लेकिन फिर भी आदमी जहाँ रहता है वहाँ आदमी का मन ज़्यादा रहता है। तो मैं परमात्मा से विनती करता हूँ मेरे सभी वार्ड वासियों को और भिवानी वासियों को स्वस्थ रखें और बीमारी से बचा के रखें। नरेंद्र जी, आप एक नगर पार्षद हैं और जो आम जनमानस की समस्याएं होती हैं उनसे आपको ज़्यादा जूझना पड़ता है। मैं आपके श्रीमुख से ये जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन्होंने इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास किए हैं उनको आप किस दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं चाहूँगा कि उसका थोड़ा सा आप विश्लेषण करें। ऐसा है अमन जी, जो केंद्र सरकार और हमारी हरियाणा सरकार के माध्यम से जो भी सहायता राशि आई है और वो उनसे लोगों को काफ़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी राहत मिलने के बाद भी ये कोशिशें थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसमें जितने भी, मैं तो वार्ड नंबर 25 के हिसाब से बता सकता हूँ, अपने भिवानी में 31 वार्ड हैं, तो वार्ड में जितनी सुविधा होनी चाहिए थी उतनी सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमारे सोशल जो काम करने वाले आदमी हैं उनके माध्यम से, हमारे विधायक घनश्याम जी सराफ हैं, मैंने उनके माध्यम से भी काफ़ी हेल्प मिली है। वो जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी मेरे को पूरा सहयोग किया है। और मेरे वार्ड में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिस आदमी को इस महामारी में सहायता की ज़रूरत थी और उसको सहायता ना मिली हो। मैंने लगभग अपने वार्ड के सभी आदमियों को जिनको खाने की ज़रूरत थी, डोर टू डोर सभी के घरों में खाना पहुँचाया है। जो चाहे कहीं बाहर का रहने वाला था, हम जिसको प्रवासी भारतीय बोलते हैं, उन सभी का भी पूरा सहयोग किया है। उनको राशन भी उपलब्ध करवाया है और हर रोज़ का भोजन भी दिया है। और इसमें जो दवाई पानी की भी जो व्यवस्था दी वो भी हमने उसकी हेल्प की है। और जाने के लिए भी जो भी टाइम गवर्नमेंट ने बताया वो हमने अपने वार्ड में सभी को बता के और उस टाइम पे उनको पहुंचाने का भी प्रबंध करवाया है। नरेंद्र जी, आप अग्रवाल सभा के भी प्रधान हैं भिवानी में। अग्रवाल जो हमारे बंधु हैं वो संकट की घड़ी में अपना सर्वस्व समाज पर न्यौछावर कर देते हैं, राष्ट्र पर न्यौछावर कर देते हैं। तो इस संकट काल के दौरान आपकी सामाजिक जो संस्था है उसने एक आम जनमानस की भलाई के लिए, एक आम जनमानस के हित में क्या कुछ किया है? मैं चाहूँगा आप वो भी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि भविष्य में और लोगों को भी इससे प्रेरणा प्राप्त हो। अमन जी, मैं एक ऐसे समाज से बिलोंग करता हूं जो समाज महाराजा अग्रसेन के नाम से, अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जी। उन्होंने चाहे पहले भामाशाह के रूप में राजस्थान के राजा की मदद की थी जी। और उसने सर्वस्व अपना दान में दे दिया था राष्ट्र के लिए। उसी तरह जब भी कभी देश पे संकट आता है, ये समाज अपने फाइनेंशियली तौर पे और अपनी बुद्धि के हिसाब से
देश के लिए खड़ा रहता है। अभी आप देखो, टाटा ने 1500 करोड़ रुपए मतलब देश के लिए दिए। और ऐसे ही मैं भिवानी की बताना चाहूँगा, ये लोग अपना, मैं भी मेरे श्रीमुख से नाम नहीं देना चाहूँगा उनका, वो अपना नाम भी नहीं देना चाहते और लोगों की सहायता भी करते हैं। जो भिवानी में जो अपनी रसोई के नाम से चल रही थी, वो इस समाज में का बड़ा योगदान था। उसमें भी जनता रसोई जो चल रही थी, जनता रसोई में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान था। और जो मतलब क्या होता है, करके भी अपना नाम नहीं चाहते हैं, एक तो ये बात है, नहीं तो सभी आदमियों को पता ही होता भी किसने क्या किया है। और उसके साथ साथ ये लोग, जैसे मेरे पास भी सामान देने के लिए एक तो सब कोई भी चीज़ मांगनी पड़ती है, बिना मांगे ही मेरे पास लोगों के फ़ोन आए भी आपके वार्ड में जितनी भी विधवा औरतें हैं उनका आप नाम नोट करो, और जो भी सहायता लेना चाहता है, और अपने अग्रवाल समाज का आदमी भी सहायता लेने को मना करेगा, लेकिन आपको लगता है ये गरीब आदमी है, आप उसके घर में जाके ये राशन पहुंचा के आए और उनको कहें भी आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। तो इस टाइप का काम जो समाज के पुरोधा करते हैं। मैं तो जो आदमी संपन्न है और जो इस कोरोना महामारी में अपने देश का और भिवानी का साथ दिया है, मैं परमात्मा से मतलब रिक्वेस्ट करता हूं, उनको भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और वैसे ही देश और भिवानी के काम आते रहें। जी नरेंद्र जी, पूरी भिवानी में इस बात की चर्चा है कि जो आपका वार्ड है वो संपन्न लोगों का वार्ड है, लेकिन अब संकट के समय में क्या होता है कि बड़े आदमी हो या छोटा आदमी हो, संकट किसी को नहीं देखता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके वार्ड में इस प्रकार का यदि कोई केस आया हो तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किसी की मदद पहुंचाई गई हो या किसी को कुछ विपत्ति से जूझना पड़ा हो और आप लोगों ने अपने स्तर पर या सरकारी स्तर पर उसको मदद पहुंचाई हो। अमन जी, ऐसा है, मेरे वार्ड में 70% लोग संपन्न हैं जी, लेकिन 30% एरिया है वो हमारा विकर सेक्शन में भी आता है। जी जी। जो विकर सेक्शन में आता है उनको सरकार ने, जैसे उनकी बीपीएल कॉपी थी, जनधन योजना था, इस टाइप के अकाउंट्स वगैरह थे, उनमें सब में सरकार की तरफ से मदद आई है। प्रवासी जितने भी भारतीय थे, मैंने जितनों के भी नाम दिए, सभी का राशन किट आई है। और उनको हमने बल्कि खोज के, मतलब पहले तो उनका यहाँ वोट बैंक तो है नहीं, तो हमें उतनी जानकारी भी नहीं थी ये लोग भी कहाँ पे बसे हुए हैं, कितने हैं, लेकिन एक एक आदमी को खोज के उनका अकाउंट तैयार करके, उनकी सब कुछ तैयार करके नाम दिया गया, उनको सभी को राशन दिया गया। और परमात्मा की कृपा रही, मेरे वार्ड में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं था, लेकिन लास्ट दिनों में 4% हमारे मोहित जी हैं जो अपने विधायक जी के भांजे हैं, तो उसी के परिवार के जो 4 मेंबर कोरोना पेशेंट के थे वो भी बाई चांस परमात्मा के आशीर्वाद से नेगेटिव आ चुके हैं। और जो आदमी, जैसे कुछ को इसके लॉकडाउन के दौरान में कुछ लोग बाहर छूट गए थे किसी वजह से, हमने उसकी सीटीएम साहब से, एसडीएम साहब से, जैसे भी लोगों को जो भी तरीका था लाने का, उनको इजाज़त दिलवा के उनकी हेल्प की है, उनका आने का जो रास्ता था वो प्रशस्त करवाया है। जी। और बाकी ये था, मेरे वार्ड में ही काफ़ी लोगों ने भी अपने स्तर पे भी मेरे को हेल्प दी है वार्ड वासियों के लिए, जैसे मास्क जैसे बंटवाना था, मैंने भी अपने निजी खर्चे पे भी एक बार वार्ड में पूरे में सैनिटाइजर करवाया है। तो ये जब मतलब इतनी बातें हैं, जैसे हम पूरा एक परिवार की तरह पूरे वार्ड ने इसमें काम किया है। जो मेरे साथ एक संजय पवार नाम का लड़का है, उनकी टीम थी जो खाना वितरण का काम जो 1.5 महीने तक लगातार किया है, निस्वार्थ बिना पैसे के, और अपने पास से भी उनका कुछ लगाई होगा, उन्होंने भी पूरे दिन रात मेहनत करके मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। और कितना भी, जितने भी वर्किंग सभी बच्चे अपने आप से आके, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, समर्पित सेवा भाव। हाँ, समर्पित सेवा भाव से लोगों ने काम किया है। जी जी। नरेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आपको कैसा कोऑपरेशन रहा। वैसे तो हमारे भिवानी में जनता रसोई ने लोगों को खाना पहुंचाया, लेकिन आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, भिवानी का शासन है, प्रशासन है, उसका आपको कैसा सहयोग रहा है, और यदि कोई खामी रही हो तो मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में भी अवश्य बताएं। देखो, ऐसा है, हमारा लोकल जो प्रशासन है जी, वो बड़ा सुस्ती से काम करता है जी।
हमने जैसे जब भी ये नाम दिए बार बार में, मतलब ये चीज़ होती है कभी छूट ना जाए, इस तरीके से काम करना पड़ता है। ये नहीं है भाई हमने कोई फाइल तैयार करके दे दी और जो चैनल होता है उस तरीके से वो काम होता चला गया, ऐसा नहीं है। उस काम के लिए जैसे एक बार जाना होता है, हम उसके लिए 20-20 बार गए हैं। आज भी देख रहे हैं भी वो काम हुआ नहीं, कल भी जा रहे हैं, परसों भी जा रहे हैं। ये तो हुई बात हमारी कोविड-19 की। कोविड-19 के भी अलावा हमारे एक मोदी योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मकानों के आए थे। उसके लिए 1 साल से पब्लिक परेशान है। कभी किसी का एक किस्त आ गई तो दूसरी किस्त के लिए चक्कर लगा रहा है, दूसरी किस्त आ गई तो तीसरी के लिए चक्कर लगा रहा है। अरे जब कोई काम है, पैसे 20 करोड़ जो भी इसके आसपास की पेमेंट कमेटी में आई हुई है, तो प्रशासन को क्या दिक्कत है? आदमी जैसे गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं। अब वो लोग कर्ज से उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, पैसे लोगों से उठा रखे हैं। अब गरीब आदमी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं। अब ये संपन्न आदमी जो सीट पे बड़ी पे बैठा है वो समझ तो पाता नहीं उसके साथ क्या तकलीफ। हम ही आधा घंटा ज़्यादा काम कर लेंगे और ये पैसे आए हुए हैं, लोगों को जल्दी राहत पहुंच जाएगी तो क्या दिक्कत आती है? ये सामाजिक कार्य उनको भी सोचना चाहिए। ये थोड़ी ना भाई हर आदमी, मतलब वो भी आदमी सामाजिक है, समाज का हिस्सा है। कोई भी प्रशासन में कोई डीसी की पोस्ट पे है, चाहे कलरक की पोस्ट पे है, वो भी समाज का हिस्सा है, हमारे ही भाई हैं। हमारे में जैसे कोई भी आदमी डीसी है, कोई पुलिस में है, कोई किसी चीज़ में, हर आदमी को अपना फर्ज समझ के काम करना चाहिए। वो जो गरीब लोग हैं भी, परमात्मा ने तो जो के माध्यम से जो काम है उनका है, कम से कम हम तो उनकी हेल्प करें। तो मैं तो ये चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो लोग सरकारी सहायता का जो सिस्टम होता है उसको जितने भी अधिकारी हैं अपने काम को समझ के ड्यूटी के हिसाब से काम करें और जल्दी से जल्दी लोगों तक सहायता पहुँचे, ऐसा काम किया जाए। अब आम आदमी जाता है, उनकी तो सुनवाई नहीं। एक बात बताओ, अब मेरे वार्ड में मान लो 50 आदमियों के 100 आदमियों के पास आ रहे हैं, एक पार्षद किस किस के लिए के पास साथ जाएगा? अरे सीधे आदमी की तो बात ही नहीं सुनते, 5 दिन का नाम ले देते हैं, उसको 25 दिन हो जाते हैं, 25 के 50 दिन हो जाते हैं। तो ऐसे है भी, प्रशासन तो सुस्त है, मैं तो ये मानूंगा। हेल्प आगे से सेंटर से आ रही है, हरियाणा गवर्नमेंट से आ रही है, तो इनको देने में क्या परेशानी है? क्यों नहीं 1 घंटा आधा घंटा फालतू काम करके लोगों को जल्दी रिलीफ पहुँचा सकते हैं? और इसके लिए हर रोज़ कहा सुनी होती रहती है, लेकिन इनके कान पे कमी जरूर रहती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बड़ी समस्या की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया है कि आप अपने स्तर पर चाहे कुछ भी अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन हमारे देश के जो अधिकारी हैं वो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। नरेंद्र जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का भी मैं चाहूँगा आप विश्लेषण करें, और यदि कोई बात आपको ऐसा भविष्य के लिए लगता हो भी सरकार को ऐसा अवश्य और करना चाहिए, तो मैं चाहूँगा उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करें। ऐसा है सर, केंद्र की तरफ से तो मेरा एक ही कहना है, अभी मौके पे जो चीन है वो पहले भी हमारे को आंखें दिखा चुका है, अभी मौके पे भी आंखें दिखा रहा है। तो एक तो मैं तो केंद्र सरकार से कहूँगा भी, बजाय कि लोगों को समझाने के, चीन का जो आइटम आता है उस पर रोक लगा दी जाए। उसके लिए हमें चाहे उस चीज़ के बगैर रहना पड़े, मतलब यह है, मतलब कोई चीज़ है वो हमारे लिए नेसेसिटी है और वो चीन से आ रही है, हम उस चीज़ के बगैर ही काम चला लेंगे, पहले भी चलाते रहे हैं। तो चीन का कोई भी सामान आयात ना करें। और दूसरा, केंद्र सरकार की भी नीतियाँ इस टाइप की हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनका अपना एक सीधा सा काम है, कोई भी चीज़ में एक निर्णय लेते हैं, स्पष्ट निर्णय लेते हैं, वो हमें उनका निर्णय पसंद आया। और लेकिन जो हमारे कोविड-19 आई, इसके बारे में जो निर्णय लिया गया उसके बारे में मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा। वो हो सकता है भाई पूरा सही भी हो ना भी हो, लेकिन मैं अपने विवेक के अनुसार कहना चाहूँगा, जो विदेश से जो पहले कोरोना पेशेंट या विदेश से जो लोग आए उनका टेस्ट वहीं पे होने के बाद जो कोरोना डिजीज के पेशेंट थे हमारे, उनके लिए अपने इंडिया से की सीमा में और बस्ती से बाहर ही उनका प्रबंध होना चाहिए था। जैसे हमारे शिप हैं, 14-14 मंजिल के शिप हैं, उनके अंदर क्वारंटाइन हो सकते थे वो लोग। तो ये जो हमारी बीमारी है जो हमारे देश में इतनी ज़्यादा रूप में नहीं फैलती, तो हो सकता है शुरुआत में ऐसा इसको हल्के में लिया गया इस बीमारी को, किसी टापू पर छोड़ देते। हाँ, टापू पे छोड़ देते और वहीं पे क्वारंटाइन करके डॉक्टर की टीम साथ रहती, पूरा प्रबंध वहाँ हो सकता था। नरेंद्र जी, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से एक आम आदमी की ये शिकायत है कि जब मरीज 5 थे
तब तो पूरा देश बंद कर दिया, और अब रोज़ाना जो है 5,000 10,000 मरीज़ क्रिएट हो रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और इस समय सब कुछ खोल दिया। तो आप अपनी बुद्धि और विवेक से क्या दृश्य मानते हैं, आने वाले समय का क्या परिदृश्य होगा, क्योंकि ये तो छूत की बीमारी है और लगातार फैलती जा रही है। देखो ऐसा है अमन जी, इसमें सरकार की मैं गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम पहले जब ये शुरुआत में बीमारी का पता लगा और इसके भयंकर रूप का जब हमें पता लगा जी, तो उस टाइम में तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, और जो संसाधन थे वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। पर्याप्त की तो बात अलग है, बिल्कुल भी संसाधन नहीं थे। अभी हमने जो लॉकडाउन के दौरान में इन संसाधनों की उत्पत्ति कर ली। वो जो अर्थव्यवस्था है, देखो जब पूरा ही देश बंद रहेगा तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। कहीं से भी आमदनी के जरिए जब बंद हो जाते हैं तो देश चलना मुश्किल हो जाता है। ये लॉकडाउन खोलना तो जरूरी था। अब लॉकडाउन खोलने के साथ हमने जैसे इंस्ट्रक्शन है वो सब मिल चुकी हैं। पहले हमें उस चीज़ का नहीं पता था। अभी जो भी हम जो पहले बोल चुके हैं भी साबुन से हाथ धोना और जो सब भी सोशल डिस्टेंस, इस सब चीज़ों का पब्लिक मतलब अपना पालन करें। और यदि कोई पेशेंट है वो अपने आप को बताए फ़ोन करके भी मैं हूँ, इस टाइप से मेरे को सिम्टम्स लग रहे हैं, तो अपनी जांच करवाए और उसका इलाज होने के बाद अभी मेरे को तो लगता है 100% नहीं तो 90 से भी 99% लोग ठीक हो रहे हैं। इसमें पॉजिटिव जो होते हैं नेगेटिव आ रहे हैं। अभी हमारे भिवानी में भी जितने पॉजिटिव केस थे उनका सभी का इम्यूनिटी पावर बढ़ा के उन्होंने नेगेटिव आए हैं। तो ये जो खोलने वाला जो सिस्टम है लॉकडाउन, तो ये तो सही निर्णय है और लोगों को कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। और कोरोना पहले से डाउन है, कोई डरे नहीं और इसका अपने आप से मतलब इसका ध्यान रखें और अपनी जैसे जो भी तुलसी का पौधे की जो है और जो चीज़ें हैं जितनी भी इसके लिए अपने एंटीबायोटिक चीज़ें हैं हम उसको लें, विटामिन सी को बढ़ा के रखें तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। जी नरेंद्र जी, मैं आपका स्टिकर देख रहा था जिस पर आपने लिखा था कि जात पर, न्याय पात पर, वोट विकास पर, और एक लाइन लिखी हुई थी कि सबका मान सम्मान करेंगे, ऐसा कुछ वक्तव्य था उसमें। तो जब आप एक एमसी के रूप में जीतकर अपने वार्ड में आए तो उस समय आपको क्या क्या मुख्य ऐसी समस्याएं लगी भी, इन समस्याओं का तो मुझे तुरंत निराकरण करना चाहिए, इन समस्याओं को तुरंत हल करना चाहिए, और उसमें आप आज यदि इस सिचुएशन को देखें तो कितना सफल हो पाए हैं? कोई ऐसी समस्या हो जो नहीं हल हो पाई हो और आपको यदि लगे ऐसा बताने के लायक, तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी हमारे दर्शकों के समक्ष बात रखें। अमन जी, बात ऐसे है, मैं जब नया पार्षद बन के आया जी, तो मैं एक तो यहाँ के आसपास का ही रहने वाला हूँ। अभी मौके पे तो मैं 5-7 साल से यही रह रहा था जी। तो मैं यहाँ की जितनी भी तकलीफ़ें थी उनसे वाकिफ़ था। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ थी हमारा एक एरिया है कन्हीराम हॉस्पिटल के पास का एरिया, वहाँ बहुत ज़्यादा जल भराव होता था। एक बार यदि 2-3 उंगल भी बारिश आ गई है तो हमारे वहाँ के भाई 1 महीना तक पाते थे, पानी नहीं निकलता था। और यही सेम सिचुएशन हमारी ये जो शिवनगर कॉलोनी के पास का एरिया है और ये जो कृपाराम की गली है, यहाँ भी पानी ज़्यादा भरता था। तो यहाँ पे मूलचंद जोड़ पड़ता है, तो मूलचंद जोड़ के पास हमने एक डिस्पोजल बनवाया और एक हनीराम हॉस्पिटल के पास डिस्पोजल बनवाया। इसके लिए चाहे मैंने कितनी बार भी चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ गए, हमारे चेयरमैन रण सिंह यादव जी के साथ मैं जाता था और उन्होंने भी हमारी इस काम में हेल्प की है और विधायक घनश्याम जी सराफ का भी पूरा साथ रहा है। तो हमने सबसे पहले जो मेरे काम था भी, मैं वार्ड में 5 साल में ये दोनों काम भी करवा दूंगा तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन परमात्मा का साथ रहा, हम दोनों डिस्पोजल बन चुके हैं और पानी भराव खत्म हो चुका है। और वार्ड में इतने सालों से यहाँ पार्षद बनते रहे, वो सभी भाइयों ने भी अच्छा काम करवा, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मूलभूत समस्याएं हैं वो यूं की यूं खड़ी हैं। एक तो हमारे यहाँ जो घोसियान गली है वहाँ से लेके हनुमानगढ़ तक का एरिया है, वो जो सीवर लाइन है 50 साल 40 साल पहले जब भी हमें पैदा हुए होंगे जब डली होंगी, उसके बाद से वो यूं की यूं है और जर्जर हो रही है। कभी कहीं से एक सीवर बैठ जाता है, कभी दूसरा सीवर बैठ जाता है, उस सीवर को उठा जाते हैं। और मैं इसकी फाइल तैयार करवा के 4 से 5 बार फाइल
दे चुका हूँ। हमारे विधायक घनश्याम शराफ जी इस महकमे के मंत्री भी रह चुके हैं, उस टाइम भी मैं उनसे मिला था और बाद में भी वो 2 बार यहाँ पे पूरे महकमे को लेके आ चुके हैं और पूरी उसकी फाइल तैयार होकर निनाइटी बन के। लेकिन मेरे को नहीं पता, मैं तो लास्ट ये बात मानता हूँ, जब तक कोई काम होता नहीं है मैं नहीं मानता कुछ भी। तो वो हमारी आज तक सीवर लाइन नहीं डली है। और ऐसे ही सेम बाड़ी मोहल्ले से लेके हालवास गेट तक का पूरा एरिया रोज हर 10वें दिन चौक रहता है। और हमारे सफाई कर्मचारी, जो सीवर सफाई के कर्मचारी हमारे भाई, बहुत अच्छा साथ देते हैं। महेंद्र जई साहब हैं, उनके पास बार बार में फ़ोन करते हैं, रोज़ सीवर खुलवाते रहते हैं। तो क्यों ना रोज़ जो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसकी बजाय नई लाइन डाल दी जाए। और सभी की नॉलेज में है, पता नहीं क्या बात है, नई लाइन नहीं डाली जा रही। वो लगातार बार बार में हमारे आज के ठेकेदार सुमित खेमका जी हैं, उनके बार भी मैं 10 बार कह चुका हूँ, 10 बार मेरे पास आ चुके हैं। हाँ हो चुकी है, उसके आदमी जो काम करने वाले हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं होता है जी। और वैसे मेरे वार्ड के पूरा जो काम हुआ है हमारे चेयरमैन के रण सिंह यादव जी के माध्यम से, मेरी लगभग गलियां 80% गलियां बन चुकी हैं। जो 20% गलियां बची हुई हैं उनके भी कुछ के टेंडर लग चुके हैं और कुछ मेरा 1 साल 1.25 साल का पीरियड है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ मेरे वार्ड में और 1.25 साल में कोई काम ऐसा बाकी बचेगा नहीं जो हुआ नहीं। तो 150-200 मैंने लाइटें भी लगवाई हैं। जिन गलियों में लाइट नहीं थी उस गलियों में 2-2 लाइटें लगवाई हैं। हाई मास्क लाइट जिन भी चौराहे पे थे उन पे चौराहे पे हाई मास्क लाइट भी लगवाई हैं। मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ। देखो यूँ तो देखो ये पब्लिक है, 5600-5700 वोट हैं, हर आदमी तो काम से हो सकता है संतुष्ट ना हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मेरे घर पे कोई आदमी आता है वो कोई निराश ना जाए, उसका काम हो। भाई मीठा तो मेरे से कम बोला जाता है। देखो भाई मेरे को देखो मीठा बोल के आदमी ऐसे टाल दे, मेरे जो काम नहीं होने वाला है वो मना कर देता हूँ। हो सकता है उसके कारण कोई आदमी मेरे से परेशान भी हो, लेकिन स्पष्ट कहना सुखी रहना, मेरा ऐसा विचार है। मैं जिसका काम उठता हूँ तो उस काम को करवाएं। और वार्ड में भी मैंने 3.5 साल में से मैं 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठा हूँ। मेरे से जितना हो सकता था मैंने 1 की बजाय 2 बनने की कोशिश की है। 1 पार्षद की बजाय मैंने 2 पार्षद बन के काम किया है। और मैंने पूरा टाइम, मेरा काम भी छोड़ के वार्ड की भलाई के लिए मैंने पूरा टाइम लगा दिया है। किसी आदमी को कोई भी किसी तरह का फाइनेंशियली 1 रुपये का कोई नुकसान नहीं किया और जितना भी हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा का काम किया है जी। नरेंद्र जी, थोड़ा सा लीक से हटकर बात है। देश के अंदर संकट छाया हुआ है, हर आदमी के चेहरे पर मायूसी है, एक डर है, एक खौफ है। लोगों के काम धंधे जो है लगभग ठप हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा माहौल को हम लाइट करें। आप यदि कोई गीत गुनगुनाते हैं या संगीत से प्यार करते हैं तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका वो रूप भी एक आम आदमी देखे। कुछ यदि आप गुनगुनाएंगे तो हमारा कार्यक्रम आपका आभारी रहेगा। मैं तो सर गीत वगैरह तो नहीं गा पाऊँगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हिम्मते मर्द मदद दे खुदा। आदमी को हिम्मत रखनी चाहिए और मर्द मदद दे खुदा। हाँ जी। तो जो आदमी हिम्मत रखता है उसकी परमात्मा सहायता करता है। मैं तो ये मानता हूँ आदमी को कितनी भी परेशानियों में खड़ा हो तो उसको धैर्य रखना चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर आता है वो उस दुख की घड़ी से पार उतर जाता है। और जो पीछे में हम अपना जैसे तकलीफ के टाइम में हम छोटा ना सोचें और कोई गलत काम ना करें, ये हर आदमी के पास लगभग ये समय आता है और उस टाइम में जो धैर्य रखता है वो उससे पार पा जाता है। सर ऐसा था, मैं जैसे कबीर जी की जो वाणी है मैं उनको बड़ी पसंद करता हूँ। अच्छा जी। जैसे चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटिए नीर, दान दिए धन्ना घटे कह गए संत कबीर। माला फेर जुग बया फिरा न मन का फेर, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जी जी जी। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो ऐसे जैसे कबीर जी ने छोटी छोटी अपनी बातों से, वाणियों से, वो कविता के माध्यम से आदमी को स्टेरियोटाइप, अंधविश्वास जो है उससे दूर किया है। जी जी। पानी केरा बुध बड़ा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। भाई मनुष्य का जीवन का जब पता ही नहीं है, भी आज हैं हम कल नहीं है, तो मतलब जब ऐसी चीज है तो हम गलत काम क्यों करें। हम गलत रास्ते से बचें, गलत काम करने से दूर रहें। तो
एक दिन है भाई, जैसे कोई भी चीज़ आदमी को एक दिन जाना है तो अच्छे काम करके जाए आदमी। जी जी। नरेंद्र जी, लगभग हर आदमी की ऐसी सोच होती है कि ये यदि मेरे पास पावर आ जाए या मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा कुछ करके दिखा दूं। आज आप नगर पार्षद हैं और हम तो ये कामना करेंगे कि आप आगे भविष्य में इस शहर को संभालें, इस राज्य को संभालें। तो आज की परिस्थिति में यदि देखा जाए तो क्या आपका ऐसा कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो, कोई लक्ष्य है जिसको आप पाना चाहते हो कि भी यदि मैं थोड़ा सा और मेरे पास पावर आ जाए या मुझे मौका मिले तो मैं ये काम और करके दिखा दूं? वो काम व्यक्तिगत भी हो सकता है, समाज के लिए भी हो सकता है, शहर के लिए भी, देश के लिए भी। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप अपने विचारों से इस बारे में रूबरू करवाएं। अमन जी, पावरफुल तो इस देश का शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो नहीं होना चाहता हो जी। तो ये जो आदमी के सामाजिक रूप से काम करने के अपने अपने तरीके हैं जी। ये ज़रूरी नहीं है भी कोई पोस्ट मिलने से ही काम हो पाते हैं, लेकिन एक रास्ता थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। जो लोग पार्षद नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, वो लोग भी सामाजिक काम करते हैं और हर आदमी का अपना काम करने का अलग तरीका है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैंने पार्षद होने के नाते यहाँ पे मेरे वार्ड में 30 साल में जो काम नहीं हुए, मैंने 30 साल के काम के सिस्टम से मेरे 3.5 साल ज़्यादा भारी हैं। अच्छा जी। मैंने वार्ड में इतना काम करा। मैं तो ये चाहता हूँ यदि परमात्मा मेरे को किसी भी पोस्ट पे बिठाएगा और यदि इससे ज़्यादा पावर की पावर, मैं कान खींच के काम लेने वाला आदमी हूँ। मैं स्वार्थी तो हूँ नहीं। मैं प्रसिद्धि अपने मन से जो मेरे को चेयरमैन की पोस्ट के लिए लायक लगा, मैंने उसको अपनी वोट दी। मैं मेरे वार्ड के लिए उसी तरीके से काम भी लेता हूँ उनसे, और मैं मेरा जो सही काम होता है उसके लिए अड़ जाता हूँ, मेरा काम करवा के लाता हूँ। यदि परमात्मा मेरे को इससे आगे बढ़ाता है, चेयरमैन बनाता है, तो चेयरमैन के हिसाब से शहर के लिए खींच के काम लूँगा, और विधायक बनाता है तो विधायक भी ऐसा विधायक रहूँगा, लोग जानेंगे आसपास में भी नरेंद्र नाम का कोई विधायक है। और वो कान पकड़ के काम लेता है अधिकारियों से, और काम लेने का तरीका भी हमारे पास। हर एक आदमी को क्या बिगाड़ सकता है? इतनी पब्लिक आदमी है, वो लाख, 1.25 लाख, 2-1.5 लाख वोटों से बनता है तो पब्लिक के काम यदि हम खींच के नहीं करवा पाएंगे तो फिर बनने का फायदा भी क्या है? अब 56-57 आदमियों ने मेरे से उम्मीद के साथ मेरे को पार्षद बनाया है। अब उनकी जो उम्मीदें हैं मैं उनका काम नहीं करवा पाऊंगा, फायदा क्या बनने का? तो मैं तो सर काम करवाने में विश्वास रखता हूँ। जहाँ भी जितनी भी पावर मिले उसके अनुसार ये आदमी काम कर सकता है। जो आदमी में ताकत 5 किलो वजन उठाने की है, वो 25 किलो नहीं उठा सकता। उसको 25 किलो वजन उठाने के लिए ताकत पैदा करनी पड़ेगी, वो जब भी 25 उठा पाएगा। यदि हमें को परमात्मा इससे आगे बढ़ाता है और ज़्यादा वजन उठाने की ताकत देता है तो उतनी ताकत से काम करेंगे। तो जैसा कि नरेंद्र जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि यदि भिवानी शहर आने वाले समय में इनको चेयरमैन की जिम्मेवारी देता है, और मैं ये पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आज हमारे नरेंद्र सराफ जी विधायक होते तो इस भिवानी की सूरत और सीरत दोनों ही कुछ और होती। नरेंद्र जी, आपने हमें समय दिया इस संकट काल में और अपनी बात हमारे दर्शकों तक रखने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को चुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकारिता में वरिष्ठ होते हुए और हर रोज़ आप 10-5 आदमियों से, 20-30 आदमी से रूबरू होते हैं, उसमें से आपने मेरे को भी इस लायक समझा। मैं आपका चरणबंद धन्यवाद करता हूं, और आप पंडित भी हैं, उसके लिए मैं आपको चरण वंदना करता हूं। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये हैं श्री नरेंद्र सराफ जी, भिवानी के वार्ड नंबर 25 के नगर पार्षद हैं, और WIF मीडिया ये कामना करता है कि आने वाले समय में ये राजनीतिक बुलंदियों को छुएं और इस शहर का जो बचा हुआ विकास है, बल्कि मैं कहूँगा कि विकास कुछ हुआ ही नहीं है, उस विकास को ये पूरा करें। एक और शख्सियत के साथ मैं जल्दी आपके सामने फिर पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।